सोच के देखिए, आपने यूएस में अपनी कंपनी खड़ी की है, फंडिंग जुटाई है, टीम बनाई है और प्रोडक्ट लॉन्च भी किया है, लेकिन खुद लीगली काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप खुद को स्पॉन्सर कर ही नहीं सकते थे। जी हाँ, यही सच्चाई थी H1B वीज़ा सिस्टम की, जहां पर फाउंडर भी एम्प्लॉय माने जाते थे और अगर उन्हें स्पॉन्सरशिप चाहिए होती थी तो किसी और एम्प्लॉयर की मदद लेनी होती थी। लेकिन अब 2025 से जो अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम है वो एक ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है। बदलाव ये कि अब फाउंडर खुद को H1B के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। जी हाँ, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक तरह से ये गेम चेंजर साबित होने वाला है और उन सभी लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है जो एंटरप्रेन्योर हैं लेकिन खुद को अब तक स्पॉन्सर नहीं कर पाए थे। तो चलिए आपको सारी डिटेल बता देते हैं, समझा देते हैं क्या कुछ होने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं और आपके लिए अच्छी खबर कैसे है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है जो स्किल्ड वर्कर्स को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। ये जो डायलॉग है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लगभग मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ ताकि आपको एकदम याद हो जाए और आपके पास जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच जाए। लेकिन ये जो इतना बड़ा वीज़ा है, जो इतना बड़ा सिस्टम है, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा रिजिड रूल था। रूल ये कि जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है, कोई थर्ड पार्टी यूएस बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। मतलब अगर आपने खुद अपना स्टार्टअप खोला है, खुद अपना स्टार्टअप शुरू किया है, तो भी आप खुद को लीगली स्पॉन्सर नहीं कर सकते थे। इसीलिए इंडियन फाउंडर्स को डमी बोर्ड मेंबर्स लाने पड़ते थे, खुद को CEO की बजाय सिर्फ एम्प्लॉय दिखाना पड़ता था। एक फाउंडर ने रेडिट पर लिखा कि मैंने डेलावेयर में कंपनी रजिस्टर की, एंजल फंडिंग उठाई, प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन सिर्फ वीज़ा के लिए एक फेक बोर्ड बनाना पड़ा। ये बहुत अनफेयर है। यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS अब अलाउ करेगा कि एलिजिबल फाउंडर्स H1B सेल्फ पिटीशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं, यानी अगर आपका 100% शेयर है या फिर कंट्रोलिंग स्टेक है और USCIS के क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको कोई एक्सटर्नल एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो नियम है वो आने वाले महीनों में यानी कि 2025 में लागू हो जाएगा। अभी इस पर काम चल रहा है। अगर हम की पॉइंट्स की बात करते हैं ना, तो इस ये जो नया प्लान है, इसके ज़रिए फाउंडर्स खुद को लीगली स्पॉन्सर कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी बोर्ड मेंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो स्टार्टअप क्रिएटर्स हैं उनको रिकॉग्निशन भी मिलने वाला है। यानी अमेरिका में इंडियन फाउंडर्स की बहुत बड़ी प्रेजेंस है। TIE और नेस्कॉम के अनुसार सिलिकॉन वैली में 25% से ज़्यादा स्टार्टअप्स के पीछे इंडियन ओरिजिन फाउंडर्स ही हैं। लेकिन अभी तक लीगल सिस्टम उन्हें आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहा था। ना H1B सेल्फ स्पॉन्सर वो कर सकते थे और ना ही स्टार्टअप वीज़ा अवेलेबल था। अब ये बदलाव उन्हें एक नई लीगल आइडेंटिटी देता है, यानी कि फाउंडर्स एज अ जॉब क्रिएटर, नॉट जस्ट एम्प्लॉय। इंडियन डायस्पोरा के लिए ये बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 80,000 से ज़्यादा इंडियंस हर साल H1B के लिए अप्लाई करते हैं। ग्रीन कार्ड का जो बैकलॉग है वो 10 से 15 साल है, लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है वही एकमात्र ऑप्शन है अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबल रहना है तो। हालांकि ये जो रूल है अभी अनाउंसमेंट स्टेज पर ही है। USCIS को अभी क्लियर करना है कि कौन एलिजिबल होगा, मिनिमम रेवेन्यू या फिर जॉब क्रिएशन कितनी होनी चाहिए, क्या इन्वेस्टर बैक्ड होना ज़रूरी है, क्या सोलो फाउंडर्स भी क्वालिफाई करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस और एलिजिबिलिटी। यानी कि अभी इस पर चर्चा हुई है, बात हुई है, लेकिन ये सिर्फ अभी डिस्कशन तक लिमिटेड है। अभी इसके लिए कोई लीगल प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है या फिर इसके अलावा इसके लिए कोई अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन नहीं किया गया है। लेकिन ये जो प्रपोजल है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अपडेट है और इसमें भारतीय लोगों को जो अमेरिका में सेटल होने की सोचे, जो स्टार्टअप्स स्टार्ट करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अब उन्हें अपने काम का ड्यू क्रेडिट मिलेगा और साथ ही वो खुद को स्पॉन्सर भी कर पाएंगे। ऐसा और भी अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।